Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी. आज हम लोग वापस से बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. ठीक है, ये क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का है. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं जिससे कि आपका चैप्टर एंटायरली कंप्लीट हो जाए और नोट्स में भी आपकी हेल्पफुल रहे. हम शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे मैंने आज 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं. तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रमोशन, डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ कंपनी प्रमोटेड बाय देम. पहले तो आपको जो प्रमोशन टर्म है वो क्या होता है उसको समझाना है. उसके बाद जो प्रमोटर होता है उसकी लीगल पोजीशन कंपनी के रिस्पेक्ट को यानी कंपनी के देखते हुए वो क्या जो है रिप्रेजेंट करता है उसको बताना. लीगल पोजीशन से मतलब ये है कि कंपनी के रिगार्डिंग अगर उसे मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर उसे कुछ कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके पहले से, तो वो किस पोजीशन के तहत वो जो है ये काम कर सकता है. ठीक, तो वो बताया गया है. एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय प्रमोटर्स इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. यहाँ पे आपको जो प्रमोटर स्टेप्स लेता है प्रमोशंस के लिए उसको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स क्लॉजेस. ठीक है, आपको एमओए को बताना है और उसके क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं उन्हें समझाना है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हम प्रमोशन से क्या समझते हैं और उसके बाद प्रमोटर की लीगल पोजीशन को बताना है. ठीक, तो प्रमोशन क्या होता है देखिए. द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग और डेवलपिंग एन आइडिया ऑफ बिजनेस and taking the initial step towards converting it into a company so that the idea can be converted into a business project is called a promotion. ठीक है, जब भी कोई एक डेवलप होता है आइडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने का या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका बिजनेस अपना एक्सपेंड करना, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, पार्टनरशिप नहीं, अब आप एज एन कंपनी के फॉर्म में उसको जो है डेवलप करना चाहते हो तो उस आइडिया को, उस डेवलपिंग आइडिया को हम प्रमोशन का नाम देते हैं. ठीक है, तो ये आइडिया आपका प्रमोशन कहलाता है कि जिसमें आप बिजनेस को अपने आगे ले जाने के लिए जो है सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो यही इनिशियल स्टेप्स आपका प्रमोशन कहलाता है. ओके, एंड द पीपल हु टेक दोज इनिशियल स्टेप्स, और जो बंदा ये इनिशियल स्टेप लेता है यानी कि जो अपने माइंड प्लानिंग करता है कंपनी को ओपन करने के लिए, कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए और उससे रिलेटेड जो भी ब्लूप्रिंट, ब्लू चार्ट उसके दिमाग में बनते हैं उसको हम एज ए प्रमोटर ऑफ द कंपनी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रमोशन को समझ लिया और प्रमोटर को समझ लिया. आगे क्या कह रहा है, अ प्रमोटर अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग द बिजनेस आइडिया ऑल्सो नीड्स टू एनालाइज द प्रोस्पेक्टस इन फ्यूचर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फुलफिल द पर्पज अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग द बिजनेस आइडिया. केवल बिजनेस आइडिया को डेवलप ही करना प्रमोटर का काम नहीं होता है, बल्कि उसको एनालाइज करना, फ्यूचर में उसके एस्पेक्ट देखना कि उसके बिजनेस के लिए क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या बेनिफिशियल है, क्या किस चीज़ से उसको लॉस हो सकता है और उसके रिगार्डिंग उसको नेसेसरी स्टेप्स उठाना लीगली और हर तरीके से सोशली. ठीक है, तो ये जो है प्रमोटर का इसमें ये सारा वर्क भी कवर होता है. केवल सिर्फ ये नहीं कि माइंड में थॉट एक आ गया तो उससे हमारा कंपनी नहीं, आपको सारा कुछ देखना होता है. ठीक है, द प्रमोटर नीड्स टू अरेंज लेबर, मशीनरी एंड कैपिटल. प्रमोटर को अरेंजमेंट भी करना होता है, सिर्फ प्लान नहीं बनाना होता है, एक्शन भी लेना होता है. लेबर का अरेंजमेंट करके, मशीनरी, कैपिटल और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उन सब का, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ का. ठीक है, तभी उसका फंक्शन वो पूरा होता है. ओके, आगे देखते हैं. So here are some of the legal liabilities that a promoter has towards the company. यहाँ पे कुछ legal liabilities बताई गई हैं प्रमोटर की जो कंपनी के रिगार्डिंग होती. तो पहले तो हमें एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव समझना होगा कि उसे क्या कहते हैं, प्रमोटर का क्या आइडेंटिफिकेशन होता है कंपनी के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पे ये जो आंसर्स दिए गए हैं वो आपको निगेटिव फॉर्म में दिए गए. निगेटिव मतलब हमें सीधे डायरेक्टली नहीं बता दिया गया कि प्रमोटर क्या जो है आइडेंटिफिकेशन क्या होगा. हमें निगेटिव यानी कि नो के फॉर्म में आंसर, यानी कि आंसर ऐसा है कि हाँ ये बंदा जो ये बंदे वो प्रमोटर नहीं होता है. ओके, तो देखते हैं पहला पॉइंट. अ प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी. ठीक है, सो हमें ये पता चल गया कि जो एजेंट और ट्रस्टी वो प्रमोटर नहीं होता है. एजेंट कौन होता है? एजेंट का मतलब ये कि जो भी बंदा हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम करता है, यानी कि
मान लीजिए हमें जयपुर में सेल करवानी है और हम यहाँ पे अपना एमपी में हैं, तो हमने एक एजेंट बुक किया जयपुर में और उसको अपना माल सप्लाई किया और उसने हमारे बिहाफ पे सेल करी, तो ये बंदा एजेंट कहलाता है। तो ये एजेंट भी आपका प्रमोटर नहीं है। ओके। और ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, और ट्रस्टी यानी कि जो बंदे पैसे लगाते हैं कंपनी में हमारे बिहाफ पे, हमारे ट्रस्ट को देख करके कि हाँ प्रमोटर जो है ये ट्रस्टवर्दी कंपनी है, हम अगर इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो हमें उस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वो जो है ट्रस्टी भी प्रमोटर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एजेंट और ट्रस्टी दोनों ही प्रमोटर नहीं होता है। एज ए प्रायर टू गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट एज ए लीगल एंटिटी। इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का कोई भी लीगल एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं होता, मतलब कंपनी का कोई नाम वाम कुछ नहीं जानता। जस्ट लाइक ये तो समझिए जैसे कि जब कोई जो है इंडिविजुअल पर्सन या दो इंडिविजुअल पर्सन पेरेंट बनते हैं, जब तक बच्चा एग्जिस्टेंस में नहीं आता तब तक उसका कोई लीगल एंटिटी मतलब नहीं जाना जाता वो कौन है। तो कंपनी भी एक तरह से प्रमोटर उसका पेरेंट ही होता है। ठीक है, तो जब तक कंपनी की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, मतलब इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, तब तक उसे कोई नहीं जानेगा। तो उसके बिहाफ पे ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है प्रमोटर साइन करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Promoters cannot make secret profits by making deals acting on behalf of the organization or company। जैसे अब कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक, तो कंपनी ने आगे अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो प्रमोटर ने उससे कुछ सीक्रेट प्रॉफिट स्टार्ट करने शुरू कर दिए, कुछ ऐसा डील करके जिससे उसे कुछ प्रॉफिट्स होने लगे और उस प्रॉफिट्स को उसने शेयर नहीं किया, कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया, तो प्रमोटर ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो रहा है, चीटिंग करना हो रहा है कंपनी के साथ में। ठीक है, कि वो अपना एक सेपरेट प्रॉफिट निकाल रहा है, एक सीक्रेट प्रॉफिट जिसके बारे में कोई भी नोन नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कंपनी के बिहाफ पे, यानी कि उसने कंपनी के नाम से कि हाँ ये मेरी कंपनी है, इसका मतलब जो भी खर्चा होगा जो भी कुछ आएगा वो कंपनी करेगी, लेकिन अगर प्रॉफिट आएगा तो मैं उसे अपनी पॉकेट में रखूँगा, तो प्रमोटर ये भी नहीं कर सकता है। ठीक है, the promoter can be held legally liable for any untrue statement that will be filed in the company prospectus। जो है प्रमोटर आपका लीगली लाइबल भी होगा अगर उसने कोई अनट्रू स्टेटमेंट फाइल किया कंपनी के प्रोस्पेक्टस से। ठीक है, मतलब ये लीगली लाइबल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए कंपनी के प्रोस्पेक्टस के बिहाफ पे उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया कि दूसरी कंपनी से वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा और उसमें उसके जो भी कंडीशंस है वो उसने कर लिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ट्रू नहीं है। उसने जैसे कहा कि वो टाइमली पेमेंट करेगा विद इन 6 मंथ्स, इस तरीके से कर करके, लेकिन इन एक्चुअल वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो अपना पेमेंट और एक्सटेंड कर रहा है, या फिर उसने ये दिखा दिया फ्रॉडरी कि मेरे पास इतना असेट है, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँ तो आप यहाँ से ऐसे ले लेना, कुछ चीज़ें अनट्रू दिखा दी, तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। मतलब अगर कल को दूसरा पर्सन जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको पेमेंट नहीं मिले, वो क्लेम करे, तो वो कंपनी पे ना क्लेम करके प्रमोटर पे करेगा, और मतलब कंपनी पे अगर करता है तो प्रमोटर उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है, कंपनी लाइबल नहीं होगी क्योंकि ये अनट्रू स्टेटमेंट है, और जब मतलब ये बात पता चलेगी ऑडिट इन सब के थ्रू, तो पता चला ये स्टेटमेंट अनट्रू है, तो उसके लिए प्रमोटर लाइबल होंगे। द प्रमोटर कैन बी हेल्ड लीगली लाइबल फॉर एनी अनट्रू स्टेटमेंट दैट विल बी फाइल्ड इन द कंपनी प्रोस्पेक्टस। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कहता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्रमोटर्स ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी क्लेम्ड। मतलब प्रमोटर जो भी खर्चा करता है ड्यूरिंग प्रमोशन, यानी कि कंपनी को बनाने के लिए, उसके जो भी दिमाग में आइडियाज़ आते हैं उनको रन कराने के लिए जितना भी वो खर्चा करता है, इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन है ना, वो सारा कुछ खर्चा वो जो है क्लेम नहीं कर सकता, मतलब कंपनी उसका रिम्बर्स नहीं करेगी कि उसने मान लीजिए 2-3 लाख रुपए खर्च किए इनकॉर्पोरेशन के लिए, अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो क्लेम कर रहा है कि मुझे ये पैसे चाहिए वापस, तो वो कंपनी उसे नहीं वापस करेगी। ओके, पॉइंट नंबर 5 कहता है द प्रमोटर्स आर नॉट मे or may not be considered for payments before a company gets incorporated। प्रमोटर्स को जो है वही मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा कंपनी से बिफोर कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी का भी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है और जो भी उसने पेमेंट्स के लिए अपना पैसा खर्च किया प्रमोटर्स ने, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वही बात हो गई
फॉर्मेशन के लिए उसने मान लीजिए 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए खर्च किए, तो ये सारे पेमेंट्स उसके कंसीडर नहीं किए जाएंगे बिफोर इनकॉर्पोरेशन। और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, based on company discretions, they may be allotted shares to compensate for their exemplary services। ओके, मतलब कि आफ्टर जब इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाए, एक तो पहले तो उसमें पहले पॉइंट में लिखा क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कंपनी चाहे तो वो अपनी इच्छा से प्रमोटर को कुछ शेयर्स अलॉट कर सकती है उसके सर्विसेज के जो है बदले में, है ना, कि उसने चलो ठीक है इतना खर्चा किया है तो उसको कुछ शेयर्स इसके बदले में अलॉट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये टोटली डिस्क्रिएशन ऑफ कंपनी, मतलब उसकी इच्छा पे निर्भर करता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसने करना ही करना, मतलब ये पूरा होल सोल खर्चा उसको खुद ही अपनी पॉकेट से बेयर करना होता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय प्रमोटर्स इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। आपको स्टेप बताने हैं प्रमोटर्स कौन कौन से लेता है जब कंपनी का प्रमोशन होता है। अ प्रमोटर इज दैट पर्सन who takes up the initiative of forming a company based on the business idea and takes the necessary steps to ensure the purpose is met। ठीक है, अब प्रमोटर हैज़ टू डू द फॉलोइंग थिंग्स फॉर प्रमोटिंग द कंपनी। यानी पहले तो उन्होंने ये बताया कि प्रमोटर वो पर्सन है जो इनिशिएटिव लेता है कंपनी को बनाने के लिए, जो उसके बिजनेस आइडियाज़ आते हैं और उस आइडियाज़ को आगे रन कराने के लिए जो भी वो स्टेप्स उठाता है, तो ऐसे बंदे को हम प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर को ये सारा काम करने के लिए फॉलोइंग थिंग्स करनी होती है। तो पहला है हमारा क्या करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो पहले तो उसके दिमाग में आइडिया आया, अब उसको ये देखना है कि क्या वो आइडिया उसके लिए वो क्या एज ए अपॉर्चुनिटी है, उसको वो कितना फ़ायदे में बन सकता है उसके लिए कि नहीं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक। द फर्स्ट स्टेप फॉर अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड देन एनालाइजिंग वेदर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन। पहला स्टेप यही कि उसे अपनी बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना कि क्या उसका उसमें उस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना वर्दी है। जैसे मान लीजिए उस पर्सन ने ये सोचा कि मैं बेकरी की शॉप, बेकरी की कंपनी खोलूँगा, मतलब मैं जो प्रोडक्शन होगा वो मैं केक्स बिस्किट और इन सब में करूँगा। उसने बेकिंग कंपनी खोली, उसके लिए आइडिया सोचा। अब उसके लिए उसने देखा आसपास का सारी चीज़ें उसे एनालाइज करना होता कि क्या इस बिज़नेस में उसका पैसा लगाना वर्थ रहेगा, ये बिज़नेस आगे उसको रिटर्न्स देगा अच्छे, ऐसा तो नहीं है ओवर अ टाइम ये उसको लॉस में करे और फिर जो है वो कंपनी रन ना करा सके। तो ये सारी चीज़ों का एनालाइज करना आपका आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कवर होगा। सेकेंड स्टेप कहता है चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया, कि उसका आइडिया कितना लाइबल है, लेजिबल है और फिजिबल है, मतलब आज के टाइम पे वो आइडिया कितना वर्क करेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए एग्ज़ाम्स होता है, एग्ज़ाम्स के लिए कुछ तैयारी करते, कुछ स्ट्रेटेजी बनवाते हैं कि ये कहते हैं अरे यार ये क्वेश्चन लास्ट 2 टाइम से नहीं आया, इट मीन्स ये आने के चांसेस है। फिजिबिलिटी हमने गैसिंग किया, तो क्या ये आइडिया मेरा वर्कबल है, हम पूरा जब नहीं कर पाते। उसी तरीके से अपने आइडिया की फिजिबिलिटी को चेक करना। The idea that came to mind might not be feasible enough so that it can be translated into बिजनेस, कि जो आइडिया उसके दिमाग में आए वो कितना फिजिबल है, वो क्या है इतना फिजिबल कि उसको वो अपने बिजनेस में ट्रांसलेट या कन्वर्ट कर सकता है, रन करा सकता है। जैसे उसने बेकिंग का सोचा, अब मान लीजिए उसने ऐसी प्लेस चूज़ करी या फिर वो राजस्थान में रहता है जहाँ पे मतलब टेम्परेचर इतना हाई रहता है वहाँ का, इसके लिए क्या ये बिज़नेस उसके लिए सूटेबल है, या फिर अगर वो आइसक्रीम का बिज़नेस वहाँ तो क्या वो सूटेबल है, उसके लिए बहुत हैवी कॉस्ट उसको इनकर करना पड़ेगा। अपने उसको कूलिंग रखने के लिए स्टोर्स तैयार करने पड़ेंगे जिससे कि वो वहाँ पे बिज़नेस को रन करा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चूज़ करे, तो ये सारे आइडियाज़ की चेकिंग करना आपका सेकेंड पॉइंट में आएगा। थर्ड कह रहा है आगे फिजिबिलिटी स्टडी में आगे फर्दर पॉइंट्स कवर होते हैं जिनको चेक करते हुए हमें वर्क करना होता है। फॉर दिस some detailed study should be done and for this following types of check should be done। ठीक है, ये डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी की आपको डिटेल स्टडी करनी होती है और इसमें ये 3 पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक। तो देखते हैं, पहला आता है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि टेक्निकली वहाँ पे वो जगह ऐसी है, सुटेबल है आपके बिजनेस के लिए, वो हम कैसे चेक करते हैं। इन सम आइडियाज़ द टेक्निकल फिजिबिलिटी मे बी लेस, the reason for such can be technology or the kind of raw material required for executing the project is not easily available।
सो दिस पार्ट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जैसे मैंने बताया ना आपको कि वो बेकिंग कंपनी राजस्थान में खोलना चाहता है, तो टेक्निकली क्या है कि उसके पास जो है प्रॉपर रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, कूलिंग की अच्छे से अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी टेक्निकली फिजिबिलिटी में कवर होगा, ये सारा कुछ देखना कि क्या ये सब कुछ उसे वहाँ ईजिली अवेलेबल हो पाएगा, स्टोर कर पाएगा, बेकिंग कर पाएगा, सारा कुछ। तो ये पार्ट इसमें कवर होता है। तो इन सब पार्ट्स पे वर्क करना टेक्निकल फिजिबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ को देखना, टेक केयर करना, ओके। फिर सेकंड है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब वहाँ पे जहाँ पे वो बिज़नेस अपना सेटअप करना चाहता है, क्या वहाँ पे उसको ईजिली फंड अवेलेबल है या फिर फंड की व्यवस्था है, क्योंकि बिना फंड के वो अपने बिज़नेस को रन नहीं करा पाएगा। हर एक चीज़ पे देखना कि हाँ, अगर मुझे मशीनरी खरीदनी, टूल खरीदना, वट जो भी खरीदना, क्या वो उसके पास फंड है, खरीद सकता है, इसकी स्टडी करना। ऑल द बिजनेस रिक्वायर इनिशियल कैपिटल टू गेट स्टार्टेड एंड सस्टेन इन द मार्केट। कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस है, उसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, और उसके बाद सस्टेन मतलब उसमें अपने बिजनेस को जो है सस्टेन यानी कि उसे ठहराव लाने के लिए कि बिजनेस आपका मार्केट में रुका रहे। ऐसा ना हो कंपटीशन के चलते 4 दिन में ही ठप हो जाए, नहीं, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में रुकने की। ऑल्सो द प्रमोटर्स नीड टू डिटरमाइन द कॉस्ट दैट नीड टू बी बेयर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया। और प्रमोटर्स को उस टाइम के लिए भी फंड चाहिए जो उसने आइडिया सोचा है अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कॉस्ट इनकर करने के लिए भी उसे पैसे चाहिए। जैसे उसने देखा उसे स्टोर रूम चाहिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बेकिंग मशीनरी के लिए, कुक बेकिंग करने के लिए उसे माइक्रोवेव और इन सारी चीज़ें बड़े हाई लेवल पे चाहिए। तो क्या उसके पास इतना फंड है कि वो सारी ये कॉस्ट बेयर कर सकता है, ठीक है। देयरफॉर इफ देयर इज अ फंड क्रंच एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ह्यूमनजोयस, ठीक है। देयरफॉर ऐसा ना हो कि पैसा वो क्रंच मतलब कि जो है उसके पास कमी आ जाए, या कॉस्ट प्रोजेक्ट की इतनी हैवी हो जिसको कि वो मीट आउट ही ना कर सके। तो ये भी हमें फिजिबिलिटी फाइनेंशियली देखनी होती है। प्लान नीड्स टू बी चेंज, तो वहाँ पे आपको प्लान आपको अपना चेंज करना पड़ सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम थर्ड आते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक। In some case, the probability of success can be very low in spite of all other factors working in favor. That part also needs to be considered. कुछ केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत लो होती है। जैसे कि अब देखिए हमने कहा ना हम राजस्थान में बेकिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत लो हो, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, सोशलिटी सब कुछ देखना होता है। हो सकता है उस वजह से हमारा बिजनेस वहाँ पे अच्छे से रन ना कर पाए, हमें सक्सेस ना मिल पाए, हम अपनी सिर्फ कॉस्ट पे ही उतना अर्न कर पाए, उससे ऊपर हम उठ ही नहीं पाए, ठीक है। तो ऑल अदर फैक्टर्स वर्किंग, तो इन सब को देखते हुए और भी जो अदर फैक्टर होते हैं कि पॉलिटिकल से और इकोनॉमिकल, हर एक चीज़ को हमें देखना होता है कि वो सारे फैक्टर्स उसके फेवर में काम कर रहे हैं कि नहीं। दैट पार्ट ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर। आप हर पार्ट पे आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया में हमने 3 पार्ट्स में उसको फिजिबिलिटी को कवर किया है, ठीक। टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये तीनों को कंसीडर करते हुए हमने अपने आइडिया को आगे रन कराना होता है। अब इसमें आगे आता है, हमने पहला देखा पॉइंट हमारा क्या था कि जो है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है स्टेप जो प्रमोटर को लेने हैं अपने कंपनी को प्रमोशन में, आइडेंटिफाई करिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकंड था हमारा फिजिबिलिटी स्टडी आप करिए, ठीक है। उसके अंदर 3 पॉइंट्स थे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा चूजिंग कंपनी नेम। अब ये सब कर लिए, उसके बाद हमें कंपनी का अपना नाम चूज करना है, अपनी कंपनी को एक नाम देना है, ठीक है। As soon as a decision to establish a company is taken, the promoters select a name for it. जैसे ही हम अपनी कंपनी को जो है डिसीजन ले चुके होते हैं कि अब हमें इसको इस्टेब्लिश करना है, वैसे ही हमें उसके लिए एक नाम चूज करना होता है, ठीक है। फॉर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ प्रपोज नेम, एप्लीकेशन नीड्स टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ द स्टेट। यानी जैसे मानिए आपने राजस्थान में आपने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने का प्लान कर लिया, आपने देखा सारा कुछ आपके फेवर में है, हर चीज़ आप कर सकते हो, आपने देखा कि हाँ यहाँ मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मैं इतना हैवी कॉस्ट इनकर कर सकता हूँ और यहाँ के लोग बहुत पसंद करेंगे, मेरी सेल अच्छी होगी। अब ये डिसाइड हो गया। अब आपको कंपनी का नाम चूज करना कि आप अपनी बेकिंग कंपनी जो खोलना चाहते हो उसका क्या नाम करोगे। इसके लिए आपको अप्रूवल लेना होता है, कहाँ से, ROC से, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से,
ठीक है। यहाँ से आपको जो है अप्रूवल लेंगे, उसके लिए आपको एक अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। ठीक, उस स्टेट का जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि जैसे आपने राजस्थान में खोलने का सोचा तो राजस्थान स्टेट का जो भी आरओसी होगा, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। द एप्लीकेशन शुड कंटेन 3 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर नेम मे एग्जिस्ट। देखिए, आप जब भी एप्लीकेशन नेम के लिए डालते हो उसमें आपको 3 नेम डालने होंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, कि आप अपनी कंपनी के लिए 3 नेम डाल के दोगे, फिर उस नेम के अकॉर्डिंग कोई एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा। 3 नाम इसलिए क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यहाँ पे होते हैं कि सेम नाम मिल जाए, तो उस वजह से आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है। इसलिए 3 नेम में से कोई ना कोई एक आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मोहन लाल थे, उन्होंने अपनी बेकिंग कंपनी राजस्थान स्टेट में, तो उन्होंने बेकिंग कंपनी का नाम एक तो पहले सेलेक्ट किया मोहन लाल एंड बेकिंग कंपनी, दूसरा उन्होंने स्टार्ट किया बी मार्ट करके, ठीक है, बेकिंग मार्ट करके उन्होंने कर दिया, तीसरा उन्होंने ये ले लिया कि बेकिंग केक एंड बेकरी कंपनी, इस तरीके से करके। अब ये आरओसी के पास एप्लीकेशन के फॉर्म में गया, इनमें से जो भी नाम उस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा वो नाम आरओसी उनको परमिट कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपनी का नाम चूज कर लिया। अब आगे आता है हमारा चूजिंग मेंबर्स टू साइन MOA, यानी कि अब हमें मेंबर्स को चूज करना है जो कि आपके MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लीगल पूरा फॉर्मेलिटी है, इसलिए हर एक स्टेप को हमें पूरा कंप्लीट करना होता है। अब कौन कौन से मेंबर है जो MOA में साइन करते हैं? A promoter needs to choose members who will sign the memorandum of association and will become the director of company. प्रमोटर को ही मेंबर्स चूज करने पड़ते हैं जो कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करेंगे, और यही मेंबर साइन करने के बाद आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाते हैं या डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मेंबर भी हो सकता है ये आपके फैमिली मेंबर्स हो, या फिर हो सकता है कहीं और से कोई और जो अभी आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहे वो हो सकते हैं, और वही पर्सन बाद में डायरेक्टर बनेगा और इन्हीं को ही MOA पे साइन करना होता है। आगे आ रहा है पॉइंट हमारा सेलेक्टिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब उसने अपना पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर दिया, फिर फिजिबिलिटी स्टडी कर लिया, उसके बाद उसने कंपनी का नाम चूज़ किया, देन उसके बाद मेंबर्स को चूज़ किया जो कि MOA पे साइन करेंगे। आगे आता है सेलेक्टिंग प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें उनको सेलेक्ट करना? क्यों? क्योंकि इतना सारा काम होता है, प्रमोटर को हो सकता है उतना क्वालिफाई ना हो, उसको नॉलेज ना हो, उसके लिए उससे प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है जो उसे लीगली हर चीज़ जो है टाइमली कंप्लीट करने में हेल्प करे। द प्रमोटर शुड हायर प्रोफेशनल who will preparing the necessary document for the company। ठीक है, जितनी भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होती है जो ROC में आपको फाइल करनी होती है वो प्रिपेयर करने में आपको सपोर्ट करे। ठीक है, दीज प्रोफेशनल कैन बी बैंकर हो सकते हैं, सॉलिसिटर यानी कि वकील, ब्रोकर्स हो सकते हैं यानी कि जिनके जो हमारे बिहाफ पे शेयर एयर को परचेज करने में हेल्प करवाएं मार्केट में जा करके। ठीक है, एंड अंडर राइटर्स हो सकते हैं। ये सारे लोग आपको हायर करने होंगे जो आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के जितने भी लीगल वर्क है उसमें हेल्प करे, क्योंकि इन सबको लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन पता होते हैं, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं। अब इनको आपको सेलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है गेटिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी। अब इसके बाद इस पॉइंट में आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। After all professionals are appointed, the promoter submits all the prepared documents to the registrar of company। आपने मेंबर्स जो है अपॉइंट कर लिए, प्रोफेशनल सेलेक्ट करके अपॉइंट कर लिया। अब इसके बाद आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है और उसको ROC को सबमिट करना है, जिससे कि आपका आगे कंपनी इस्टेब्लिश हो सके, इनकॉर्पोरेट हो सके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे लीड करते हैं जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आपको मेमोरेंडम क्या होता है ये बताना हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये आपको बताना है, और इसके क्लॉजेस बताने हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट essential document in the formation of a company is memorandum of association और MOA। ठीक है, ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट या फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है,
तो इसको हम MOA या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इट शोज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड इट्स गोल इन लॉन्ग टर्म। इसमें आपके कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और गोल क्या है इन द लॉन्ग टर्म, ये शो करना, मतलब मेमोरेंडम ऑफ ए आपका ऑब्जेक्टिव और गोल्स को शो करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बेकरी मार्ट आपकी कंपनी का नाम डिसाइड कर दिया ROC ने। अब आपको MOA और ये सारा कुछ आपको उसको नाम चूज़ हो गया, ये सब सबमिट करना है। तो आपकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? मान लीजिए आपने ये कहा कि मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है, जो हमारे बेकिंग की कॉस्ट होगी वो रीज़नेबल होगी, हम जो भी कुछ प्रोवाइड करेंगे ऐसा नहीं है बहुत हाई कॉस्ट होगी, मार्केट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए हम ऐसा रखेंगे रीज़नेबल कि एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, इस तरह से रखेंगे। और आपका जो है जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो सब आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चल जाते हैं। ठीक है, द MOA regulates the incorporated company activities such that it can undertake activities that are mentioned in MOA. MOA रेगुलेट करता है द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, regulate incorporated company activities such that it can undertake activities that are mentioned in, मतलब कि जो भी आपने उसमें अपना ऑब्जेक्टिव और गोल बताया उसी को ही तो फिर आप आगे अपनी एक्टिविटी में कन्वर्ट करोगे। जैसे आपने कहा मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप कैसे दोगे? यानी कि जब भी कोई कस्टमर वहाँ पे आपसे परचेज करने आएगा सामान बेकिंग का, उससे आप उसका फीडबैक लोगे कि क्या उसको वो प्राइस सही लग रही है और उसको क्या वो क्वालिटी मिल रही है, ये फीडबैक लिया, उसके अकॉर्डिंग उस पर काम किया। ठीक है, तो ये जो भी मतलब उस पर ये काम करना उसमें कवर हो जाता है, रेगुलेट करता है MOA। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन साइनिंग द फॉर्म वेरीज एज पर द टाइप ऑफ कंपनी। उसके बाद क्योंकि MOA पे ही साइन होता है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन जो साइन करते हैं वो वेरी कर सकते हैं एज पर दी टाइप ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का टाइप क्या है। और आप जानते हो कंपनी 2 टाइप्स की होती है, एक पब्लिक कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी। उसके अकॉर्डिंग अगर पब्लिक कंपनी है तो कितने मेंबर MOA पे साइन करेंगे और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कितने मेंबर। ठीक है, तो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी अगर है आपकी तो उसमें कम से कम 7 मेंबर को साइन करना होगा, वाइल 2 मेंबर्स फॉर प्राइवेट। और अगर आपने प्राइवेट कंपनी खोली है तो उसमें केवल 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी 2 डायरेक्टर्स होंगे तो जो है ये साइनिंग कंप्लीट माना जाएगा। ओके, पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2 मेंबर। द मेन क्लॉजेज ऑफ MOA कैन बी एज फॉलोज। ठीक है, हमें टोटल जो भी है 6 क्लॉज होते हैं हमारे MOA में, उसको बताया गया है। ठीक है, चलिए ये 6 क्लॉज हमें एकदम याद कर लेने होते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्प कर, मतलब यही पॉइंट्स आप अगर लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये 6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद कर लें, बाकी उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हो। तो हमारा जो पहला क्लॉज है, आपने MOA एक्सप्लेन कर दिया, अब हम इनको क्लॉज को पढ़ने जा रहे समझने आए। तो पहला क्लॉज है हमारा नेम क्लॉज। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना आपको कि कंपनी को नाम चूज करना है, तो ये जो नेम चूजिंग वाला है क्लॉज वो इसमें आपके आता है। इट शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द कंपनी दैट हैज़ बीन अप्रूव बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि हमने बताया ना कि उस पर्सन ने 3 नाम चूज किए, मोहनलाल एंड कंपनी, मोहनलाल एंड बेकिंग कंपनी, दूसरा बेकरी मार्ट और आपका तीसरा उसने चूज किया था कि बेकिंग कंपनी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह का 3, और उसमें से जो ROC ने नाम चूज किया वो था बेकरी मार्ट के नाम से। ठीक है, तो ये नेम क्लॉज में आपका जो है कवर होता है पहला। ठीक, फिर सेकंड क्लॉज आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है ये इस क्लॉज में बताना होता है कि आपने कौन से स्टेट में, उसका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ आपको इस क्लॉज में मेंशन करना होता है। द क्लॉज मेंशन एड्रेस एंड द नेम ऑफ कंपनी इन विच इट इज़ सिचुएटेड। जैसे आपने राजस्थान में कंपनी अपनी स्टैब्लिश करी है तो आपको स्टेट, वहाँ का एड्रेस, ये सारा कुछ इस क्लॉज में मेंशन करना होता है। नेम गिविंग इज़ नॉट मैंडेटरी, केवल नाम जो है देना ही मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ एसेंशियल टू सबमिट कंपनी नेम विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसी समय नाम दो, आपको जो है ROC 30 दिन का टाइम देती, विद इन 30 दिन आपको कंपनी का नाम चूज कर लेना होता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पहला हो गया नेम क्लॉज, दूसरा हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस। नेम क्लॉज में आपको कंपनी का नाम चूज करके देना है, 3 नाम देना है।
उसमें से जो भी सेलेक्ट हो जाए वो आपका वो नाम मिल जाएगा। फिर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होता है, ठीक। थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। इसमें हमें अपने कंपनीज के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफाइन करना होता है, उन्हें बताना होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज वाइल फाइलिंग MOA इज इट defines the objectives for which a company is raised, जिसके बेहाफ पे कंपनी रेज कर, मतलब आपने बेकरी मार्ट बनाया है, उस वो किस बेस पे, क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं आपके बनाने के और इस प्लेस पे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव के बेस में फ्यूचर में अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कंपनी का MOA के ही बेस पे जो है कंपनी का चेकिंग, आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजिंग होता है कि क्या जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो ही उसी ऑब्जेक्ट पे कंपनी काम कर रही है या उसने कुछ मिसलीड कर दिया, इधर उधर कर दिया है, ठीक है। एनी एक्टिविटी कैन नॉट बी अंडरटेकन दैट आर नॉट स्टेटेड इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। कोई भी एक्टिविटी जो उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखी है वो आप नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, उसके बाद क्वालिटी उसने लिख दिया, तीसरा उसने प्राइस रिजनेबल लिख दिया, उसने ये 3 ऑब्जेक्ट उसने डिफाइन किए। उसके बाद उसने फर्दर एक चौथा ऑब्जेक्ट था कि वो क्या कह सकते हैं चौथा ऑब्जेक्ट कि वो ये कि 2 मंथ्स नहीं अपना बेकिंग अपने बिजनेस को शट डाउन करेगा, ठीक है। ये उसका ऑब्जेक्ट में था कि 2 महीने वो अपने बिजनेस को शट डाउन में रखेगा, उसके बाद वो अपना कराएगा, स्टार्ट लेगा। ये उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं किया अपना ऑब्जेक्ट, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये फिर वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, मतलब उसे 12 मंथ्स अपने बिजनेस को रन कराना ही होगा, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेमली मेन ऑब्जेक्ट्स एंड अदर। तो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा अदर। मेन में आपके जो भी मेन ऑब्जेक्ट्स है वो आएंगे, अदर में जो उसके सप्लीमेंट्री हो गए या उसको सपोर्टेड क्लॉज हो गए, इसमें छोटे मोटे और भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है MOA का। चौथा है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज, यानी कि अब इसमें हमें अपनी लाइबिलिटी को डिफाइन करना है। लाइबिलिटी यानी कि जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने जितना भी शेयर्स खरीदा, उन्हें शेयर अलाउट किए गए हैं 5,000, 10,000, 1 लाख, तो उतनी लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल होंगे, ठीक है। दिस क्लॉज इज ऑल अबाउट लाइबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर एज पर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम और द शेयर्स दे ओन। मतलब कि मान लीजिए जो मोहन लाल था, उसने 1 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए कंपनी में, और अदर्स से कुछ जो और उसके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स थे उन्होंने भी 1-1 लाख रुपए, मतलब टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ। तो 5 लोग थे, तो ये 5 लाख रुपए तक ये सारे पर्सन खुद लाइबल होंगे। लाइबल इन द सेंस अगर इन केस कंपनी में फ्यूचर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिसलीड किया या फिर फ्रॉड निकला, तो जो भी बंदा उस पर क्लेम करेगा तो ये 5 लाख तक के अमाउंट के ये लाइबल होंगे, उन्हें पे करना होगा। यानी कि 1 लाख तक मोहन लाल होंगे, फिर बाकी के 1 लाख तक जो अदर रिलेटिव है, मान लीजिए इनके अंकल हैं तो 1 लाख रुपए तक के वो लाइबल होंगे। फर्दर इस तरह से 3-3 लाख के जो भी इंडिविजुअल इनसे अटैच है जिन्होंने शेयर खरीदा है वो लाइबल होंगे उस अमाउंट तक के लिए, ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब ये होता है। यहाँ पे इस क्लॉज में हर बंदे का नाम और उसने जितने अमाउंट का शेयर लिया वो डिफाइन करना होता है, ओके। पॉइंट नंबर 5 या फिर 5th क्लॉज क्या कह रहा है, कैपिटल क्लॉज। इट रेफर्स टू द क्लॉज ऑफ रेजिंग ऑथराइज कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर, यानी कि उन्होंने कितनी कैपिटल रेज करी है इशू करके शेयर्स, इसको डिफाइन करना होता है। जैसे 5 लाख उनके पास था और उनको 10 लाख की जरूरत थी, बाकी का 5 लाख उन्होंने बैंक से लोन लेकर के, फंड लेकर के अपनी कैपिटल रेज करी है, या फिर पब्लिक से इशू शेयर्स इशू किए वहाँ से कैपिटल रेज करी, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको 5th क्लॉज में देनी होगी, है ना। रेजिंग ऑथोराइज कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, ओके। तो ये हमें कैपिटल क्लॉज में बताना है। 6th है हमारा एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज मतलब कि इट कंटेन्स अ स्टेटमेंट बाय दोज who sign the MOA and who accept MOA and also the consent of buying qualification share। यानी ये वो क्लॉज है जो हमने शुरू में पढ़ा कि जो भी मेंबर्स वो अपॉइंट करेगा, चूज करेगा, उन्हें साइन करना होता है और फिर वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ये क्लॉज उसी की बात करता है। इसको एसोसिएशन क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कह सकते हैं। मतलब ये वो लोग हैं, ये वो मेंबर हैं जो MOA में साइन करेंगे और MOA की कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे
अपना कंसेंट वो कैसे देंगे, वहाँ से क्वालिफिकेशन शेयर्स को खरीद के, कि अब वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो कंसेंट ये कैसे, क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद के। क्वालिफिकेशन शेयर वो शेयर होते हैं जो कि डायरेक्टर को कंपल्सरी खरीदना ही खरीदना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइनिंग की बात करता है। तो ये 6 क्लॉज हमने कंप्लीट कर लिए। ये 6 क्लॉज में आपका पहला आ गया नेम क्लॉज, दूसरा आपके आ गया कि रजिस्टर्ड ऑफिस, देखिए सेकंड हो गया हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज, तीसरे में आता है ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना है, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, और फिर पांचवा है हमारा कैपिटल क्लॉज, और छठा एसोसिएशन क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन। दोनों एक ही बातें होते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन शेयर्स उनको लेना होता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। इट स्टेट्स द मेंबर्स सब्सक्राइबिंग देयर सिग्नेचर इन मेमोरेंडम, यानी कि ये क्लॉज उन लोगों के बारे में बताता है जो लोग एमओए में साइन करते हैं और शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स आपके आ गए। ओके, तो इस तरह से हमने अपना, देखिए इन शॉर्ट में है, आप इनको देख सकते हैं। नेम क्लॉज, इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस में इट डिनोट्स द स्टेट नेम वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। आपको स्टेट नेम और एड्रेस बताना होता है जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है क्योंकि फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए रजिस्टर्ड एड्रेस होना कंपलसरी है, जिसके बिहाफ पे कम्युनिकेट किया जाए। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होता है। लाइबिलिटी क्लॉज में आप जानते हैं आपके मेंबर्स ने जो भी शेयर्स ले रखे होते हैं वहाँ तक के लिए वो लाइबल होते हैं, अगर कुछ भी फ्यूचर में आ गया तो उनको उसके लिए पेमेंट करना होगा। कैपिटल क्लॉज में कितना कैपिटल ऑथोराइज किया गया है रेज करके उसको डिफाइन करना है, और सब्सक्रिप्शन में जो भी मेंबर सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने सिग्नेचर को मेमोरेंडम में, उनके बारे में, ठीक है, कि कैसे कितना उन्होंने सब्सक्राइब किया है शेयर्स को। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है आप मुझे बता सकते हो, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप भी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हो। मैं एज सून एज उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।